हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लास के आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। बात करते हैं आज 16 दिसंबर 2021 को हुए सी टेट में आई हिंदी के बारे में। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदी में जो एग्ज़ाम में जो हिंदी आने का पैटर्न होता है वो क्या होता है। देखो 15 नंबर की आपकी हिंदी में आती है पेडागोजी। पेडागोजी और 15 नंबर के आते हैं आपके पैरा। क्या आते हैं 15 नंबर के आपके पैराग्राफ आते हैं। तो यानी 15 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे पैराग्राफ के और 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी की पेडागोजी के। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर में आए पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे आपको उसे सॉल्व करना है, कैसे आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह से पैराग्राफ आया होगा, जैसे यहाँ दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्देश नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब आपको क्या करना है, पहले एक बार एक नज़र आपको पैराग्राफ पर मार लेनी है, थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ लेना है। आग के इस लोक अनुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है। अलाव क्या होती है? जो सर्दियों में हम हाथ सेकने के लिए आग जलाते हैं उसे क्या कहते हैं? अलाव कहते हैं। ठीक है। जो न केवल शीत शीत मतलब ठंड दूर करने का माध्यम है बल्कि लोक सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। लोक सामूहिक चेतना मतलब लोग आपस में सामूहिक तौर से उस जगह पर बैठकर एक दूसरे की बातों को कहते और सुनते हैं। सामूहिक चेतना से यहाँ मतलब है कि जब एक अलाव के चारों ओर लोग बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ बैठकर अपनी बातों को कहते और सुनते हैं। उसे यहाँ किस क्या कहा गया है? सामूहिक चेतना कहा गया है। अलाव से ही जुड़े हैं नेह छोह के अदृश्य बंधन, जिनके पास में बंधा हुआ था समूचा गांव। जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे हैं, यानी जैसे जैसे बदलाव हुआ है, अलाव अब प्राय स्मृति की चीज़ बनता जा रहा है। यानी जो अलाव है वो क्या हो रहा है? स्मृति की चीज़ बनता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, केवल यादों में रह गया है ये अब। गाँव के अलाव के पास बैठकर अपने दुख सुख बांटता था। यानी क्या करता था? कवि कह रहा है इसमें कि गाँव के अलाव के पास बैठकर अपने दुख सुख बांटता था। जो आपस में लोग एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें करते थे, वह अब शहराता जा रहा है। यानी वो क्या करता जा रहा है? अब शहराता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है। समय के साथ साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। यानी प्रेम और अपनत्व क्या हो रहा है? एक सिमट सा गया है, वो फैलाव में नहीं है। शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है। आजकल देख भी रहे होंगे आप, गांव वाले भी शहर वालों की होड़ कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि जो गांव वाले भी हैं वो भी क्या अपना रहे हैं? शहरीपन को अपना रहे हैं। वो उनकी नस नस में समाता जा रहा है। दुमुहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है कि किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ हो गए तो ये क्या होता है? दुमुहापन होता है। ये सबकी आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर गहरे मन से बातें भला किसे रुचे। यानी कि चौपाल के इर्द गिर्द अलाव के पास बैठकर ऐसी इकहरी मन से बातें किसको अच्छी लगेंगी। तो ये हमने थोड़ा सा अपना पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़िए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने इस बारे में कौन सी लाइन में पढ़ा था। अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा जा रहा है? देखिए ज़रा कहाँ कहा गया था अलाव को सामूहिक चेतना का प्रतीक? यहाँ कहा गया था। और हमने इसका अर्थ क्या समझा था? हमने इसका अर्थ ये समझा था, सामूहिक चेतना का प्रतीक है मतलब लोग जो है एक समूह में बैठते हैं और अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कहते और सुनते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहला ऑप्शन है, यह हाथ सेकने का सर्वोत्तम माध्यम है। चलिए ठीक है। इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसे जलाने की सामग्री मिलजुल कर खरीदी जाती है, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही।
क्यों बैठते हैं अलाव के चारों तरफ लोग? एक दूसरे की बातों को कहने और सुनने के लिए, बातें करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको कौन सा आंसर टिक करना होगा इसके लिए? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है? अभी हम पढ़ के आए थे, ये वाली चीज आपने देखा होगा, कहीं तो लिखी थी पैराग्राफ में, कहाँ लिखी थी? देखते हैं कहाँ लिखी थी। स्मृति की चीज बनता जा रहा है, देखिए जरा कहाँ है स्मृति। ये रहा। जैसे जैसे बदलाव में पाव पसारा, यानी जैसे जैसे बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसी कोई चीज है या नहीं है। शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अलाव जलाने की सामग्री समाप्त हो गई है, ऐसा भी कोई ऑप्शन होता क्या? नहीं। गांव के लोगों के पास समय का अभाव है, बिल्कुल। बिजली आ जाने से अलाव की आवश्यकता नहीं है, नहीं। वहां पर हमने क्या देखा था अभी? बदलाव की बात हुई थी, ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी थी। तो यहाँ बदलाव से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। कि क्यों स्मृति की चीज बनता जा रहा है? क्योंकि शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली को बदल दिया है, जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है। यही वाली लाइन तो थी, तो उसका अर्थ यही सही बैठता है, इसलिए यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे? आपने देखा होगा, सबसे लास्ट वाली लाइन थी ये। तो क्यों, क्या होती है इकहरे मन से बात? अभी हमने पढ़ा था उसमें, एक बार पढ़ के आते हैं दोबारा से। उससे पहले क्या लिखा था? देखिए, दुमुहापन। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दुमुहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है, यानी किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। तो अगर ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें, यानी अगर कोई अपनी सीधी स्पष्ट बात अपने इकहरे मन से, यहाँ मतलब है सीधी और स्पष्ट बात, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी सही और स्पष्ट बोलता है किसी के बारे में, तो आज के दुमुहे लोग ऐसे हैं कि सबकी आवश्यकता बनती जा रही है दुमुहापन। तो हम ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द सीधी स्पष्ट बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। देखिए जरा, इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? यानी सीधी और स्पष्ट बात। क्योंकि आजकल के लोग कैसे हो रहे हैं, हमारे दुमुहेपन वाले हो रहे हैं, तो उनके सामने सीधी और स्पष्ट बात यानी इकहरे मन से बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या करेंगे, हमारी बात को किसी और वे में ले जाएंगे। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे अब, शहराता जा रहा है का क्या मतलब है? चलिए एक बार उसमें जाकर देख लेते हैं पैराग्राफ में कि कहाँ आ रहा है शहराता जा रहा है शब्द। देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, गाँव जो अलाव के पास बैठकर अपने सुख दुख बांटता था, अब शहराता जा रहा है। समय के साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। यानी ये कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में कि जो हम आसपास अपने साथ में बैठकर सभी दुख सुख बांटते थे, जो हमारे अंदर अपनत्व की भावना थी, जो सामूहिकता की भावना थी, वो अब क्या हो रही है? शहराती जा रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। जो लोगों में पहले अपनापन था, प्रेम था, वो सब क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो शहराने का मतलब यहाँ है सामूहिकता कम होने से। तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ है या नहीं है क्वेश्चन में। देखिए जरा यहाँ ध्यान से, आधुनिकता होने का भाव, सामूहिकता समाप्त होने का भाव, शहर में बस जाने का भाव, या समय सभ्य एवं आधुनिक होने का भाव। आप खुद देखो अब आंसर क्या होगा। वह अब शहराता जा रहा है का मतलब है सामूहिकता समाप्त होने का भाव, क्योंकि सभी लोगों में
दुख सुख बांटने की भावना कम होती जा रही है, अपनत्व की भावना कम होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा पहले पहले क्या, थोड़ा अब भी है कि गांव में क्या होता है, अगर किसी के घर कुछ भी हो रहा है तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन शहर में क्या होता है, किसी के घर कुछ भी होता रहे, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो वही बात है कि धीरे धीरे गांव भी क्या हो रहे हैं, अब शहराते जा रहे हैं, उनमें भी सामूहिकता की भावना कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। अब आप खुद देखो, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं शहर आने का मतलब, तो यहाँ आप मुझे खुद बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। अलाव का ना चलना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शहरीपन का मतलब इकहरे मन से बात करना, नहीं। अपनेपन का भाव कम होना, या शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। अब यहाँ शीत दूर करने के तरीके, नए तरीके अपनाना, इसका शहरीपन से लेना देना नहीं है फिलहाल। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ शहराने का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लोगों में सामूहिकता का भाव कम हो रहा है, तो यहाँ शहरीपन का मतलब क्या हो जाएगा, अपनेपन का भाव कम होना। कि गांव में भी जो शहरीपन बढ़ता जा रहा है उसका यही भाव है कि वहाँ भी लोग बाग क्या है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं, वहाँ भी अपनेपन का भाव अब कम होने लगा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेह छो का अर्थ क्या है। नेह छो आपने देखा होगा, सॉरी, आपने देखा होगा कि एक शब्द आया था नेह छो, नेह और छो, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए, वरना आप पैराग्राफ में जाके पढ़ सकते हैं इस लाइन को। सम्मान, स्नेह, भक्ति, आस्था। आपने देखा होगा पूरे पैराग्राफ में ना तो कहीं सम्मान की बात हुई है, ना कहीं भक्ति की बात हुई है, ना कहीं आस्था की बात हुई है, केवल किस चीज़ की बात हो रही है, अपनापन, सामूहिकता, प्रेम, स्नेह। तो इसका आंसर क्या सही हो सकता है, स्नेह होगा। नेह छो का अर्थ क्या होता है, स्नेह होता है, स्नेह, प्रेम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुमुहापन, पढ़ रहे हैं बहुत देर से इस शब्द को, देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। दुमुहापन से तात्पर्य है दो विषय पर एक साथ चर्चा करना। बताइए, अवसर के अनुसार बात कहना, कभी कुछ कभी तो कभी कुछ कहना, दो समान तरह के भाव रखना। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया कि दो विषयों पर एक साथ चर्चा, ये नहीं होगा। अवसर के अनुसार बात कहना, ये भी दुमुहापन की नहीं है अर्थ। कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, दुमुहापन क्या होता है कि हमने किसी के कभी कुछ कह दिया किसी के सामने, और किसी के सामने उसी बात को किसी और तरीके से रख दिया, यानी हम कभी तो कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, आग लगाने वाले काम। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, आपका थ्री सही हो जाएगा कि कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, दो समय समान तरह के भाव रखना, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ हमारा व्याकरण से। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा व्याकरण से, यानी संधि से। देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही ज़रूर है, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो। संधि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। लोक अनुग्रही का संधि विच्छेद है, इन्होंने केवल यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो देखते हैं ज़रा, लोक प्लस अनुग्रही, लोका प्लस अनुग्रही, लोकानुग्रही, लोकानुग्रही। तो आप खुद बताइए क्या होगा, लोक प्लस, सबसे पहले यहाँ बताइए मुझे कौन सी संधि है, का, आ की मात्रा बन रही है, आ की मात्रा बन रही है। हमेशा याद रखना दीर्घ संधि में जो बनती है आपकी, दीर्घ संधि में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा बनती है। तो जहां आपको संधि की जगह पर ये तीन मात्राएं दिख जाए वहां होगी आपकी दीर्घ संधि। फिर आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि में कौन सी मात्राएं बनती है हमारी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और
री की मात्रा। तो जहाँ भी आपको संधि के स्थान पर ये तीनों मात्राएं बनी हुई दिख जाए वहाँ होगी आपकी गुण संधि। इसके बाद आती है हमारी दीर्घ गुण, फिर आती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में आती है हमारे य और व से पहले आधा अक्षर, जैसे इत्यादि। तो कौन सी संधि है यहाँ पर? यण संधि, यानी य और व से पहले क्या आ गया? आधा अक्षर। यहाँ य से पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि हो गई आपकी? यण संधि हो गई। उसके बाद आएगी आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, यानी बढ़ा देना। तो अगर हम गुण की मात्राओं में वृद्धि कर दें तो कौन सी संधि बन जाती है? वृद्धि संधि बन जाती है। यानी ए को अगर ऐ कर दें और ओ को अगर औ कर दें तो कौन सी संधि बन जाएगी हमारी? वृद्धि संधि बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक मिनट, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तथैव में कौन सी संधि संधि है? तथैव में है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी मात्रा बन रही है यहाँ पर? आई की मात्रा बन रही है। तो कौन सी संधि हो गई यहाँ? वृद्धि संधि हो गई। अगली वृद्धि के बाद आती है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में आपको 4 शब्द बने हुए मिलते हैं, अय, आए, अव और आव। ठीक है, ये 4 आपको शब्द मिलेंगे, जैसे पवन, नयन, पावन। ये सब आपको इस तरह से मिलेंगे। पवन देख सकते हो आप, कौन सा शब्द मिल रहा है आपको यहाँ पर? अव। नयन, कौन सा शब्द मिल रहा है यहाँ? अय। पावन, कौन सा शब्द मिल रहा है? आव। गायन, कौन सा शब्द मिल रहा है आपको यहाँ बना हुआ? आय। तो जहां भी आपको ये चारों शब्द मिलेंगे वहां कौन सी शब्द संधि होगी आपकी? वहां होगी आपकी अयादि संधि। तो हमने कौन कौन सी संधि पढ़ी अभी तक? वृद्धि, गुण, यण, सॉरी, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। तो ये हमारी कितने प्रकार की संधि हो गई? हमारे यहाँ पर 5 प्रकार की संधि। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है? दीर्घ संधि। ठीक है, कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ संधि है। और इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा लोक प्लस अनुग्रही। लोक प्लस अनुग्रही। यहाँ कौन सा स्वर है? अ। और यहाँ कौन सा स्वर है? अ। और इन दोनों को मिलाकर कौन सी मात्रा बन गई हमारी? आ की मात्रा बन गई। बड़ा स्वर बन गया, दीर्घ स्वर बन गया, इसलिए यहाँ कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। क्लियर है सभी को? अगर किसी को ये बात क्लियर नहीं है या किसी को संधि का टॉपिक पढ़ना है तो वो मुझे बता सकता है। मैं आपके लिए एक वीडियो संधि के टॉपिक की भी बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लीजिए एक बार, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अपनत्व में मूल शब्द है, यानी ये कौन से शब्द से बना है? अपनत्व, तो बताइए। अपनापन? नहीं, ये तो खुद, इसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है। अपना प्लस पन, अपना प्लस पन, यहाँ प्रत्यय लगा है, तो ये मूल शब्द नहीं है इसका। अपन, अपन भी कोई शब्द नहीं होता है, अप भी कोई शब्द नहीं होता है, ये तो उपसर्ग हो गया। बचा क्या? अपना, यानी अपना में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? द्वय प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन गया है? अपनत्व बन गया है। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा 4th नंबर। ठीक है, 4th आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा एक गद्यांश कंप्लीट हो चुका है, दूसरा गद्यांश आपको यहाँ दिया हुआ है। एक सेकेंड। नेक्स्ट आपके सामने ये पद्यांश दिया हुआ है, देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले बिल्कुल वैसे ही गद्यांश की तरह आप एक बार इसे पढ़ लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। बहुत दिनों के बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत बसन आई, खुले लॉन में बैठ गई दमकती लुनाई। सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। नभ के उद्यान छत्र तले भेज टीला, पड़ा हरा फूल कड़ा मेजपोश पीला।
वृक्ष खुली पुस्तक पर पृष्ठ फड़फड़ाया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, डोलती सलाई हिलता जल लहराया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। अब हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब हम करने स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। देखिए जरा, सूरज खरगोश धवल गोद उछलाया। यहाँ देख सकते हैं आप, सूरज खरगोश धवल गोद उछलाया, यानी सूरज को किसके समान बताया गया है, खरगोश के समान बताया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा ये वाला फोर्थ, सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो, यही तो बताया गया है सूरज के बारे में। तो किससे उपमान किया गया है इसका, कौन से उपमान का प्रयोग किया गया है सूरज के लिए, सफेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है। तो आप देख सकते हैं क्या अभिप्राय है, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, यानी यहाँ पर एक उस दिन की बात हो रही है जब बहुत दिनों बाद ठंड में शीत में धूप निकल कर आई है। तो आप देख लीजिए इससे रिलेटेड कोई आपके सामने ऑप्शन है या नहीं है। है, देखो, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। तो यहाँ धूप का मतलब किस, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से किस, क्या मतलब है कि कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धूप किस रंग के वस्त्र पहन कर आई है, पढ़िए चलिए एक बार चलकर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, किस कलर के, किस रंग के पहन कर आई है कपड़े, सफेद, सफेद रंग के। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है, आप देख लीजिए कहाँ है ये, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, यानी वो ताते जल में नहाकर श्वेत वस्त्र धारण करके आई है, वसन धारण करके आई है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, धूप की बात हो रही है कि ताते जल में नहा, किसके स्नान का उल्लेख हो रहा है, धूप के स्नान का उल्लेख हो रहा है कि वो ताते जल में नहा कर आई है और कैसे वसन धारण करके आई है, श्वेत वसन धारण करके आई है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धूप का। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मेघ उनका गोला बनती सुकुमारी से आशय है, बताइए क्या आशय होगा इसका, मेघ उनका गोला बुनती सुकुमारी। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन हमारा, मेघ उनका गोला बनती सुकुमारी से आशय है, यानी ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है, मेघ उनका गोला बनती बुनती सुकुमारी, तो इसका क्या अर्थ है। पहला है, समुद्र की लहरें उफन रही हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, क्या पढ़ा कि धूप निकल कर आई है एक ठंड के बाद। तो मतलब एक ठंडे कोहरे वाली ठंड के बाद क्या एक सुंदर सी धूप निकल के आई है। तो यहाँ समुद्र की तो बात है ही नहीं, तो ये तो हमारा आंसर गलत हो गया। आकाश में सतरंगे बादल छाए हैं, जब धूप निकलने की बात हो रही है तो बादलों की बात तो कहीं भी नहीं है कि बादल छाए हैं। हमने क्या पढ़ा कि एक कोहरे वाली शीत के बाद धूप निकल कर आई है, मुझे धूप ने बुलाया है। तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा क्योंकि आकाश में सतरंगे बादल बादल छाने की तो बात हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट आता है, वृक्ष पर पत्ते लहरा रहे हैं, ऐसा भी कहीं वर्णन नहीं किया गया है। फिर आता है, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। श्वेत बादल का मतलब क्या है कि सफ़ेद सफ़ेद बादल, सुंदर सुंदर बादल उड़ रहे हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि एक बहुत तेज धूप निकली है, और धूप निकली है तो हमें आसमान में कैसे बादल दिखाई देते हैं, सफ़ेद श्वेत बादल दिखाई देते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे धूप ने बुलाया है में कौन सा अलंकार है। यहाँ अलंकार की बात चल रही है। अगर बात अलंकार की आती है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? अलम प्लस कार, अलंकार। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलम उपसर्ग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार में अलम उपसर्ग है, बल्कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में ही पूछा गया है। इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे धूप ने बुलाया। यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा उपमा। उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? उपमा अलंकार में एक वस्तु को दूसरी वस्तु, एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ समानता की जाती है, समानता कराई जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, यानी इसकी पहचान है आपको सा, सी, सरस और समाना, ये शब्दों का प्रयोग मिलेगा उपमा अलंकार में। क्या इस सेंटेंस में कहीं भी सा, सी, सरस, समाना ऐसे किसी शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं। तो यानी यहाँ उपमा अलंकार नहीं है। अगर हम बात करें उपमा अलंकार के उदाहरणों की, तो कौन कौन से हो सकते हैं? अभी मैंने आपको एक बताया, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी, पीपर पात सरस मंडोला। पीपर पात सरस मंडोला, बताइए जरा कौन सा इसमें अलंकार है? सरस आ रहा है, अभी मैंने बताया सरस किस में आएगा? उपमा में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? उपमा अलंकार है पीपर पात सरस मंडोला। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमा में तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ समानता की जाती है, यानी हरिपद कोमल कमल समाना, समान है। हरि के जो पद हैं वो कोमल कमल के समान है, तो समान की बात की है तो उपमा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ हरिपद, सॉरी, क्या होगा इसका? क्या, अगर हम बात करें चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो हरि के पद हैं वो कमल हैं। यहाँ कह रहे हैं इस लाइन में कि जो हरि के पद हैं वो कमल हैं। तो जहाँ भी ये बात होगी कि हाँ हमने रूप दे दिया है एक चीज को दूसरी चीज का, वहाँ होगा हमारा रूपक अलंकार। रूपक यानी रूप दे दिया। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना, यानी बच्चा क्या कह रहा है? मैया मुझे चांद खिलौना दिला दो। उसने ये नहीं कहा मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए, उसने चांद को खिलौना कह दिया, यानी खिलौने को किसका रूप दे दिया? चांद का रूप दे दिया है। ठीक है, तो रूप दे दिया है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ? रूपक अलंकार। उपमा में सा, सी, सरस, समाना, यानी समानता होगी। रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाएगा। मानवीकरण में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार में होता है कि जो जड़ और चेतन वस्तुएं होती हैं, यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उन्हें क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है मनुष्य की तरह। ठीक है, मनुष्य की तरह। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। एक बात बताओ, मेघ कौन है? बादल। बादल कोई इंसान थोड़ी ना है जो बन ठन के आएगा। लेकिन हमने फिर भी क्या कहा? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी निर्जीव चीज को किस तरह क्रियाकलाप करता हुआ दिखाया? मनुष्य की तरह। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। नेक्स्ट आता है हमारा अनुप्रास। मोस्टली आई थिंक सभी को पता ही होगा अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खिल रही हैं नव जल थल में, यानी किसकी आवृत्ति हुई यहाँ? च की आवृत्ति अनेक बार हुई है। जैसे तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है? त की। जैसे रघुपति राघव राजा राम, किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? र की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हमारा एग्जाम्पल क्या है? मुझे धूप ने बुलाया। मुझे
धूप ने बुलाया। आप खुद देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक इंसान को कौन बुला रही है? धूप। धूप तो निर्जीव चीज है, लेकिन वो उसे किसकी तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है? मनुष्य की तरह, कि जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बुलाता है। तो यहाँ मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है, मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मानवीकरण हो जाएगा। यहाँ किसी भी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, तो अनुप्रास नहीं होगा। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप नहीं दिया जा रहा है, तो रूपक भी नहीं होगा। सा, सरस, समाना इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उपमा भी नहीं होगा। यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। तो ये जो हमारा 2021 16 दिसंबर का पेपर था, इसके हमने दोनों पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को आज की क्लास में इतना ही कराया जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर की पेडागोजी आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में दे दी जाएगी। आपको ये सेशन कैसा लगा सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।